अगर आप इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करते हो या फिर आपका दोस्त एसआईपी करता है तो एक वर्ड आपने जरूर सुना होगा और वो है फ्लेक्सी कैप। और सुनने में फ्लेक्सी कैप काफी ज्यादा सिंपल लगता है क्योंकि हमें ये लगता है कि ओवरऑल मार्केट का एक्सपोजर मिल रहा है, मतलब लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, सारे कैप्स के अंदर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है। बट ऐसा है नहीं, लोगों को काफी ज्यादा कंफ्यूजन है क्योंकि ज्यादातर फ्लेक्सी कैप फंड्स का एक ओपन सीक्रेट है और वो ओपन सीक्रेट ये है कि वो अपने पोर्टफोलियो का एक मेजर पार्ट हमेशा लार्ज कैप स्टॉक्स के अंदर ही रखते हैं और वहीं मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स का एक्सपोजर तब बढ़ता है जब वो ऑलरेडी रैली कर चुके होते हैं। अब इसका मतलब ये है कि ज्यादातर फ्लेक्सी कैप फंड्स के अंदर आपको प्रॉमिस तो ऑल मार्केट एक्सपोजर करा जाता है, बट ऐसा होता नहीं है। एफिशिएंसी में कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी कमी है और इसलिए आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक ऐसे म्यूचुअल फंड की जो इस ट्रेडिशनल अप्रोच को चेंज कर रहा है। क्योंकि जिस फंड की मैं बात करने वाला हूं ये बेनिफिट तो फ्लेक्सी कैप फंड के देता है, पर इसका तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि यहाँ स्टॉक पिकिंग का प्रेशर काफी ज्यादा कम होता है और डिसिप्लिन फॉलो करा जाता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये फंड एक्टिव रूट से नहीं बल्कि पैसिव रूट से आपको फ्लेक्सी कैप का एक्सपोजर देता है। इस फंड का नाम है मोतीलाल ओसवाल डाइवर्सिफाइड इक्विटी फ्लेक्सी कैप पैसिव फंड्स ऑफ फंड। अब देखो इसका नाम तो थोड़ा सा लंबा है बट आइडिया काफी ज्यादा सिंपल है। तो जब भी हम फ्लेक्सी कैप फंड के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो हमारे दिमाग में क्या होता है कि हमने अपना पैसा डाला है फ्लेक्सी कैप फंड के अंदर और जो फंड मैनेजर है उस फंड का वो फ्रीली पैसे को मूव कर सकता है। मतलब जब उसे लगेगा कि लार्ज कैप स्टॉक्स अच्छे हैं तो वहां पैसा डालेगा, जब उसे लगेगा कि अब लार्ज कैप स्टॉक्स अच्छे नहीं है तो वो मिड कैप और स्मॉल कैप के अंदर पैसा मूव कर सकता है। यही मतलब लगता है हमें फ्लेक्सी कैप फंड्स का, पर रियलिटी में ऐसा होता नहीं है क्योंकि फ्लेक्सी कैप फंड एक कंफर्ट जोन बना लेते हैं और ज्यादातर पैसा लार्ज कैप स्टॉक्स के अंदर ही इन्वेस्ट होता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं एंड मिड कैप और स्मॉल कैप के अंदर एक्सपोजर काफी ज्यादा कम हो जाता है। और इसलिए जिस रीजन की वजह से हमने फ्लेक्सी कैप फंड के अंदर इन्वेस्ट करा है कि हमें ऑल मार्केट एक्सपोजर मिलेगा, वो हो नहीं पाता है और यहीं पर ये फंड थोड़ा सा डिफरेंट सोचता है। तो देखो मोतीलाल ओसवाल का ये फंड एफओएफ है यानी फंड्स ऑफ फंड। सिंपल लैंग्वेज में बोले तो ये फंड डायरेक्टली स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट नहीं करता है बल्कि पैसिव ईटीएफ्स के अंदर इन्वेस्ट करता है और ये ईटीएफ्स ब्रॉडर मार्केट को ट्रैक करते हैं। और यहाँ आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझने की जरूरत है कि आखिर ये पैसिव फंड्स क्या होते हैं। तो देखो फंड मैनेजर कभी भी मार्केट को बीट करने की कोशिश नहीं करता है बल्कि वो इंडेक्स को फॉलो करता है, फिर चाहे वो लार्ज कैप का इंडेक्स हो, मिड कैप का इंडेक्स हो या फिर स्मॉल कैप का इंडेक्स हो। और इस अप्रोच का सबसे ज्यादा फायदा ये होता है कि बायसनेस खत्म हो जाती है, मतलब ना कि फंड मैनेजर को लार्ज कैप स्टॉक से प्यार होता है और ना कि मिड कैप स्टॉक से। और इसीलिए मोतीलाल ओसवाल डाइवर्सिफाइड इक्विटी फ्लेक्सी कैप पैसिव एफओएफ पे देखें तो ये ऐसे डिजाइन करा गया है कि मार्केट के हर सेगमेंट को एक इक्वल वेटेज दिया जाए। नंबर के टर्म्स में बात करें तो 33% एक्सपोजर निफ्टी 100 को दिया जाता है, यानी 33% फंड्स उन कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करी जाते हैं जो इंडिया के अंदर टॉप 100 पोजीशन होल्ड करती हैं। और फिर नेक्स्ट 33% एलोकेशन में मिड कैप यानी 101 से लेकर 250th बिगेस्ट इंडियन कंपनीज कवर होती हैं और रिमेनिंग 33% एलोकेशन मिलता है स्मॉल कैप इंडेक्स को। और इस फंड की स्मॉल कैप एलोकेशन के अंदर भी एक स्ट्रक्चर्ड थीम फॉलो होती है क्योंकि स्मॉल कैप के टोटल एक्सपोजर का 17% इन्वेस्ट करा जाता है निफ्टी स्मॉल कैप 250 के अंदर, वहीं दूसरा हिस्सा यानी 17% इन्वेस्ट होता है निफ्टी 250 के अंदर। सिंपल एग्जांपल समझते हैं कि अगर फंड टोटल 300 रुपए इन्वेस्ट कर रहा है तो रफली आपके 100 रुपए लार्ज कैप इंडेक्स के अंदर जाएंगे और 100 रुपए मिड कैप इंडेक्स के अंदर और बचे हुए 100 रुपए कहां जाते हैं स्मॉल कैप सेगमेंट में। और इस फंड के बारे में खास बात ये भी है कि ये एलोकेशन हमेशा स्टैटिक नहीं रहता है, मतलब एक जैसा नहीं रहता है, बल्कि फंड के कुछ प्री डिफाइंड रूल्स हैं जिनके अकॉर्डिंग रिव्यू करा जाता है और अगर जरूरत है तो रीबैलेंसिंग भी होती है। और हर सेगमेंट के लिए टारगेट एलोकेशन के अराउंड 5% का टॉलरेंस बैंड रखा गया है। इसका मतलब ये है कि जब तक कोई भी सेगमेंट अपनी लिमिट के अंदर है तब तक कोई भी रीबैलेंसिंग नहीं होगी और वेट्स मार्केट परफॉर्मेंस के हिसाब से ड्रिफ्ट करते रहेंगे। और रीबैलेंसिंग तब होती है जब कोई सेगमेंट अपने बफर बैंड को ब्रीच कर देता है। साथ ही पोर्टफोलियो एलोकेशन क्वार्टरली बेसिस पर रिव्यू करा जाता है। एग्जांपल के तौर पर अगर किसी क्वार्टर में लार्ज कैप सेगमेंट का वेटेज अपने टारगेट एलोकेशन से प्री डिफाइंड बफर के ऊपर चला जाता है तो नेक्स्ट रिव्यू के टाइम एलोकेशन को रीबैलेंस करा जाएगा। और इस प्रोसेस का ऑब्जेक्टिव ये है कि पोर्टफोलियो किसी भी एक सेगमेंट की तरफ ज्यादा टिल्ट ना हो जाए। और ये फंड ये भी प्रेडिक्ट करने की कोशिश करता है कि नेक्स्ट आउट परफॉर्मर कौन होने वाला है, लार्ज कैप, मिड कैप या फिर स्मॉल कैप। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि इक्वल एक्सपोजर की स्ट्रेटजी सुनने में तो अच्छी लग रही है पर क्या ये रिटर्न बना के दे पाएगी? तो देखो शॉर्ट टर्म में भले ही आपको बोरिंग लगे पर जैसे ही टाइम फ्रेम बड़ा होगा, लॉन्ग टर्म होगा, इस स्ट्रक्चर के बेनिफिट्स आपको देखने के लिए मिलने लगेंगे। क्योंकि पिछले एक साल में जब मिड कैप को 33% का वेटेज दिया गया तो एक साल के रिटर्न थे सिर्फ 2.98% और इसी बीच में निफ्टी 500 ने 6.56% रिटर्न दिए और निफ्टी 50 ने 9.94% के। मतलब देखा जाए तो कहीं ना कहीं हमें ये लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा ये अंडर परफॉर्म कर रहा है क्योंकि एक सेगमेंट को हम ज्यादा वेटेज दे रहे हैं, बट लॉन्ग टर्म के अंदर आपको इस स्ट्रक्चर के बेनिफिट देखने के लिए मिलेंगे। क्योंकि अगर हम इस इक्वल वेटेज वाली स्ट्रेटजी को थोड़ा सा लंबा कर दें, 3 साल का करते हैं और 33% का रेशियो है लार्ज, मिड एंड स्मॉल के अंदर, तो जो हमारा एवरेज रिटर्न है वो आ जाता है 20.74%।
और ये रिटर्न काफी अच्छे हैं क्योंकि पिछले 3 सालों के अंदर निफ्टी 500 ने करीब 15.58% रिटर्न दिए हैं, निफ्टी 50 ने सिर्फ 13.08% के। और यहाँ से मुझे समझ में आता है कि डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट क्या होता है। और 5 साल में ये डिफरेंस और ज्यादा क्लियर हो जाता है क्योंकि 5 साल में इस स्ट्रेटजी के रिटर्न है 24.97%, जबकि इन्हीं 5 सालों के अंदर निफ्टी 500 ने सिर्फ 18.60% रिटर्न दिए हैं और निफ्टी 50 ने 16.48% के। यानी जैसे जैसे हम टर्म को बड़ा करते जाएंगे, टाइम फ्रेम को बड़ा करते जाएंगे, रिटर्न भी बढ़ते जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर 10 साल का टाइम फ्रेम ले लें तो फिर इस अप्रोच के हिसाब से हमें 17.53% के रिटर्न मिलते हैं, जबकि उसी टाइम के अंदर निफ्टी 500 ने 14.87% रिटर्न दिए हैं और निफ्टी 50 ने 14.08% तक के रिटर्न दिए हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट इंसाइट मिलती है 15 साल के टाइम फ्रेम में, क्योंकि इस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग अगर हम इक्वल एक्सपोजर दें लार्ज, मिड और स्मॉल को, तो हमारा 15 साल का रिटर्न आता है 15.3% का, जबकि निफ्टी 500 का है 12.58% और निफ्टी 50 का है 11.85%। अब सवाल ये आता है कि ये फंड आखिर किसके लिए सही हो सकता है। तो ये फंड उनके लिए अच्छा है जो फ्लेक्सी कैप वाली स्ट्रेटजी चाहते हैं लेकिन पैसिव इन्वेस्टिंग की डिसिप्लिन और ट्रांसपेरेंसी को काफी ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि ये फंड मार्केट को टाइम नहीं करना चाहता है बल्कि टाइम के साथ ग्रो करना चाहता है बाय इक्वल एक्सपोजर इन ऑल द सेगमेंट्स। और ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, ऐसा नहीं है कि आप एकदम से इन्वेस्ट कर दो। इस वीडियो का पर्पस ये था कि मैं आपको समझाऊं कि फ्लेक्सी कैप आखिर लेबल क्या होता है। साथ ही मोतीलाल ओसवाल का फ्लेक्सी कैप की तरफ ये नया जो पर्सपेक्टिव देखने का है थ्रू पैसिव इन्वेस्टिंग, ये मुझे काफी ज्यादा पसंद आया। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।